1952 में जब से राज्यसभा का गठन किया गया, उसके बाद से लगातार राज्यसभा के बनने और इस सदन की उपयोगिता को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे। रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे देखे होंगे जिनमें लगातार ये पूछा जाता रहा कि क्या राज्यसभा हमारे लिए एक आवश्यक सदन है, क्या इसे भंग कर देना चाहिए। जब लोकसभा को लेकर के परिसीमन की बात होती है, वहीं राज्यसभा को लेकर के भी इसी तरीके के सवाल उठते रहे हैं। इस सेशन में हम इस बहस को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या राज्यसभा भारत के लिए ज़रूरी है, इसका गठन क्यों किया गया था, इसका आगे का रास्ता क्या है, और क्या जो मोटा सवाल, अंडरलाइनिंग सवाल हमारा है कि क्या राज्यसभा को भंग कर देना चाहिए। इस सवाल का उत्तर खोजने से पहले हमने समझना पड़ेगा कि इसको लेकर के पक्ष में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, विपक्ष में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। डेटा के जरिए समझेंगे कि राज्यसभा ने भारत की द्विसदनीय व्यवस्था में कौन कौन से योगदान दिए हैं, कौन से वो बिल रहे हैं, कौन से सुप्रीम कोर्ट के केसेस रहे हैं जो राज्यसभा को लेकर के लड़े गए, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया और कहा कि राज्यसभा भारत के लिए ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है, उसको देखेंगे। सबसे पहले अपने मूल बिंदु पर आते हैं कि लोग राज्यसभा का क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं। मैं आपको कुछ अगर आर्टिकल्स दिखाऊं तो रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, रिसर्च आर्टिकल्स जिनमें कहा गया कि ये जो व्यवस्था है ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है और इससे हमें पीछा छुड़ा लेना चाहिए। इसके सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि लोकसभा जो है वो प्राइमरीली मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट का एक रूप होता है। वहाँ डायरेक्ट लोगों से चुन करके सरकारें आती हैं और जो कानून उन्हें बनाने होते हैं वो बनाते हैं। इस व्यवस्था में राज्यसभा जो है वो रोड़ा अटकाने का काम करती है, क्योंकि राज्यसभा में जनरली उन पार्टियों का मैंडेट ज़्यादा होता है जो राज्यों में सरकारें चला रही हैं। इसलिए जब मुखालफत होती है राज्यसभा में तो लोकसभा में जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है उनको दिक्कत पैदा होती है और वो राज्यसभा के मैंडेट को बदलने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट है जो क्रिटिक्स का नॉर्मली होता है। दूसरा, वो कहते हैं कि जो लेजिस्लेटिव लॉजिज्म है या जो लोकसभा है उसके लॉ मेकिंग प्रोसेस को डिले करती है राज्यसभा, अक्सर बिलों को अटका करके। और तीसरी जो बात वो कहते हैं कि राज्यसभा जो है वो स्टेट्स को इक्विटेबली रिप्रेजेंट नहीं करती। इसमें एक आंकड़ा दिया गया जो ये कहता है कि नॉर्मली जो मेंबर्स होते हैं जो राज्यसभा में आते हैं डिफरेंट स्टेट्स से, वो उन स्टेट्स में कभी रिजाइड ही नहीं करते। और जब आप उस स्टेट में रहते ही नहीं हैं तो आप उस स्टेट की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं, भले ही राज्यसभा के जरिए वो करनी हो। कुछ लोग इसके फेवर में भी हैं। वो ये कहते हैं कि मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स जब होती हैं तो राज्यसभा को कब्जाने की कोशिश वो करती हैं। लोकसभा को पूरी तरीके से अपने आवेश में लेकर के जब राज्यसभा की तरफ मुड़ती हैं तो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स कई बार देश को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती हैं। इसमें राज्यसभा एक ऐसे पिलर के रूप में कार्य करता है जो नोटेबल लोगों से बना होता है और सद्बुद्धि प्रदान करता है, बिल्स पर अपने मैंडेट देता है, अपनी बातचीत करता है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि बेसिकली रिफॉर्म का एक चैम्बर है जहाँ पर रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा उनकी बात की जाती है, रिफॉर्म्स किए जाते हैं और चेक्स, बैलेंसेस और अकाउंटेबिलिटी के लिए हाउस बनाया गया है। तो ये जो दो प्रकार के लोग हैं इनको ये समझना चाहिए कि पहले जो व्यवस्था भारत ने अपनाई वो क्यों अपनाई, उसके बाद इन क्रिटिसिज्म और सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स का हमें लाभ हो सकता है। तो देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ उससे पहले भारत इस व्यवस्था को देख चुका था। 1895 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आता है जिसमें बताया गया कि 2 सदन भारत में होने चाहिए। उसके बाद अलग अलग जो रिफॉर्म्स हुए, 1919 में रिफॉर्म्स हुए, 1935 में भारत शासन अधिनियम बन गया और उससे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसमें बाईकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था को भारत के लिए सुझाया गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी एक समस्या का सामना करना पड़ा कि क्या इस व्यवस्था को रखें या इस व्यवस्था को हटाएं। बहुत ज़ोर शोर से इस पर बहस हुई और 3 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने इसका फेवर किया और अल्टीमेटली उसको अपना लिया गया। इसमें सबसे बड़े जो मेंबर थे जिनका आर्गुमेंट माना गया वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो इसको लेकर के बहुत पैशनेट थे। वो ये कहते थे कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होना चाहिए, अगर राज्यसभा नहीं होगी तो स्टेट्स पीछे छूट जाएंगे और हमारे फेडरलिज्म को इससे नुकसान होगा। दूसरे जो महत्वपूर्ण मेंबर थे वो थे A आयंगर। उन्होंने कहा कि ये एक बातचीत का, विमर्श का ऐसा मंच होगा जहां पर नोटेबल लोग आएंगे और बातचीत करेंगे। लोकसभा में कई बार क्या होता है कि ऐसे मेंबर्स आ जाते हैं जो नोटेबल नहीं है लेकिन पॉपुलर हैं, तो उनको समझ शायद कुछ विषयों की वैसी नहीं होगी जो राज्यसभा में बैठे लोगों की होगी, तो विचार विमर्श कर लेना बहुत आवश्यक है। और तीसरे मेंबर जो थे वो थे लोकनाथ मिश्र। उनका ये कहना था कि रिवीजन का हाउस है,
आप कुछ गलतियां अगर लोकसभा में करेंगे तो राज्यसभा में उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। इस तरीके की डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमें देखने को मिली, जिसके बाद हमने बाईकैमरलिज्म को अपनाया, द्विसदनीय व्यवस्था भारत में आई और राज्यसभा का गठन हमने किया। फिर भी क्रिटिक्स का ये कहना था कि ये भारत के सोर्सेज का ड्रेन एक होगा, हम ऐसी व्यवस्था अपनाएं जिससे भारत के कम से कम रिसोर्सेज हम यूज़ करें और अच्छी व्यवस्था भारत को दे सकें। इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए, यानी कि लोकसभा में ही ऐसे लोग आ जाएं जो नोटेबल भी हों, साथ ही लोगों के रिप्रेजेंटेटिव भी हों। ऐसी व्यवस्था करने को कहा गया, लेकिन उस व्यवस्था को नहीं माना चूंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके पक्ष में थे, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर होने के नाते उनके विचारों को बहुत तरजीह दी गई और भारत ने बाईकैमरलिज्म को अपनाया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के सारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको मान लिया जाता है। फिर कुछ पावर्स दी गई, दो तरीके की पावर्स सब राज्यसभा को मिली। पहली पावर तो लगभग लोकसभा के बराबर मिली, कुछ पावर्स एडिशनल मिली और कुछ पावर्स नहीं भी मिली। जैसे मनी और फाइनेंसेस बिल में कुछ पावर रिस्ट्रिक्ट कर दी गई राज्यसभा की। ये कहा गया कि देश के फाइनेंसेस से जुड़े मुद्दे सारे लोकसभा के अंतर्गत होने चाहिए और वो हुए भी। राज्यसभा को इससे पीछे धकेल दिया गया। उसके बाद कहा गया कि वीटो पावर कुछ मैटर्स में होनी चाहिए लोकसभा के पास, वो उनको दी गई। लेकिन कुछ स्पेशल पावर्स भी थी, जैसे परमानेंट हाउस ये होगा, कभी डिसॉल्व नहीं होगा। 1/3 मेंबर जो है वो बाई एनुअली इससे रिटायर होते रहेंगे, हर 2 साल में इसके मेंबर रिटायर हो जाते हैं। 1/3 आप जानते हैं, और 6 साल तक ये सदन चलता है, यानी कि एक सदस्य की मेंबरशिप को 6 साल लगते हैं इसमें। उसके बाद आर्टिकल 312 जिसके अंतर्गत ये हाउस किसी नई ऑल इंडिया सर्विस को बना सकता है, और आर्टिकल 249 जिसमें कहा गया कि राज्य से संबंधित जो मुद्दे होंगे उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को दे दिया गया। ये स्पेशल पावर्स राज्यसभा को दी गई। अब देखिए, इसके बाद असली समस्या शुरू होती है, जिस पर यह सवाल उठा कि क्या इसको भंग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले ये माना गया कि लेजिस्लेशन आप बना सकते हैं, स्टेट्स के लिए बना सकते हैं। कुछ ऐसे नोटेबल बिल्स भी राज्यसभा ने पास करवाए, जैसे इनकम टैक्स बिल था 1961 का, अर्बन लैंड बिल था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो आया, कोल माइन बिल था, उसके बाद इंश्योरेंस बिल 2017 का। ये कुछ ऐसे बिल थे जो राज्यसभा ने अपनी मर्जी से लेकर के आए और पास करवाए। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? पहला तो पावर इम्बैलेंस हो जाती है कि आप जब लोकसभा को कुछ अधिकार दे रहे हैं और वो राज्यसभा को नहीं दे रहे हैं। जैसे आर्टिकल 75(3 ये कहता है कि जो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी वो सिर्फ लोकसभा को होगी, राज्यसभा को नहीं होगी। तो फिर ऐसे हाउस का मतलब क्या रहा जहां पर गवर्नमेंट ही अकाउंटेबल आपके लिए नहीं है। दूसरा, फाइनेंशियल कंट्रेंट्स हैं, डेडलॉक की स्थिति कई बार बन जाती है, जहां पर एक अगर मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट सरकार में है तो वो राज्यसभा की तरफ ध्यान नहीं देना चाहती और राज्यसभा अपनी राजनीतिक कुंठा निकालने के लिए कई बार बिल्स को रोक लेती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में दोनों हाउसेस को बराबर पावर है, इक्वल रोल है। हर एक, जैसे इंपीचमेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया, ऑर्डिनेंस या पावर जो लोकसभा को दी गई है वही दी गई है। लेकिन समस्या कहाँ है? हमारा सवाल कहाँ से आया? हमारा सवाल आया स्टेट रिप्रेजेंटेशन से, कि बहुत बार आप ये देखते होंगे कि जो मेंबर राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं वो राज्यसभा उस स्टेट के रेजिडेंट होते ही नहीं है। इसको लेकर के बड़ा एक फेमस केस आया 2006 में, कुलदीप नैयर वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। कुलदीप नैयर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने सवाल उठाया कि भाई आप उस स्टेट के मेंबर क्यों नहीं है जहां से आप चुने जाते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई राज्यसभा जो है वो हाउस ऑफ नोटेबल्स है, चर्चा के लिए बनाया गया है, और जो मूल इसका प्रारूप था उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि आपको रहना चाहिए उस स्टेट में जहां से आप आते हैं। तो कोई व्यक्ति भारत के किसी भी जगह पर रहता वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है और उसको वहां रहने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके लिए उसको उन स्टेट के मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट रखना जरूरी होगा और स्टेट के जो भी इश्यूज होंगे उनको समय समय पर उठाना होगा। पहला मुद्दा हो गया रहने का। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ वो ये कि आप बहुत सारे लेजिस्लेशंस को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे प्रीवी पर्स बिल जो इंदिरा गांधी लेकर के आई थी 1970 में, उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया राज्यसभा ने, और ये कहा कि प्रीवी पर्स तो दिया जाना चाहिए। अब आप इस बात को भी समझिए कि उस वक्त बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे राज्यसभा में जो डायरेक्टली राजवंश को परिवार से आते थे। अब अगर वहां से आ रहे हैं तो अपने खिलाफ बनने वाले किसी लेजिस्लेशन को क्यों पास करेंगे? तो ये राज्यसभा ने ब्लॉक कर लिया। लेकिन देश के हित में जो बिल था जिसको ब्लॉक किया राज्यसभा ने, वो था 1989 का पंचायती राज अधिनियम। इसको राज्यसभा ने ब्लॉक किया और ये कहा कि लोकल लेवल पर गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन इस बिल को ब्लॉक किया गया। दूसरा 2002 का एंटी टेररिज्म बिल, इसको राज्यसभा ने ब्लॉक कर लिया।
अब आप समझिए कि इतने महत्वपूर्ण बिल अगर राज्यसभा ब्लॉक करेगी तो वो देश हित में कैसे हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा लगातार इसकी प्रोडक्टिविटी घट रही है। 1995 में 100% प्रोडक्टिविटी जहां पर थी, वहीं अब आकर के 40% रह गई 2018 में, जो कि लोवेस्ट था। जब आप काम ही नहीं कर रहे, जब आप लगातार एडजमेंट्स पर चल रहे हैं, जब आप उस स्टेट के बाशिंदे नहीं है जिसके लिए आपको सोचना है, जब आप महत्वपूर्ण बिल्स को ब्लॉक कर देंगे, तो फिर आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये सवाल उठाया गया। एक महत्वपूर्ण मुद्दा और जो राज्यसभा के रेजोल्यूशन को लेकर के है, जिसके लिए इसको हटा देना चाहिए, वो ये कि यहाँ एक तो जो लोग हैं, जो मेंबर्स आते हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज इस सदन का, राज्यसभा का पॉलिटिसाइजेशन करती हैं। ऐसे मेंबर जो बहुत धनवान हैं, उनको किसी भी तरीके से अपने साथ शामिल करने के लिए राज्यसभा के टिकट थमा दिए जाते हैं, ऐसा आरोप है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्किंग का एक टूल बन गया है। वो मेंबर जो लोकसभा में नहीं जीत पाते, उनको राज्यसभा का टिकट दे करके वहां सदन में भेज दिया जाता है, जिससे वो अपना पॉलिटिकल एग्जाइल एक तरीके से काट रहे होते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनकी स्टेट में कंडीशन क्या है, राज्य के लिए महत्वपूर्ण बिल कौन से हैं। बस वो अपने पॉलिटिकल करियर को एक सेफ रास्ता देने के लिए राज्यसभा का रास्ता कई बार ले लेते हैं। फिर 36% मेंबर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। आज की राज्यसभा में 87% मेंबर जो हैं वो करोड़पति हैं, 12% मेंबर बिलियनियर हैं। ऐसे हाउस में, जो हाउस ऑफ नोटेबल्स था, जिनको चर्चा करनी थी, वहां पर क्रिमिनल्स, धनवान और ऐसे लोग जिनको अपना पॉलिटिकल करियर बचा के रखना है, पॉलिटिकल पार्किंग करवानी है, वो मेंबर्स ज्यादातर यहां पर रहते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर का भी यही हाल है। 12 मेंबर आप जानते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकता है, जो कि कला, साहित्य या इस तरीके के अलग अलग वेरियस फील्ड्स में रुचि रखते हो या वहां के बहुत रिनाउंड मेंबर्स हो। अगर राष्ट्रपति 12 मेंबर चुन रहा है तो उनकी आप लिस्ट अगर देखेंगे तो पाएंगे कि वो मेंबर्स ज्यादातर इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, ना कि वो जो वाकई अपनी कला का ज्ञान रखते हैं। ठीक है, डोमिसाइल का एक इशू मैंने आपसे कहा कि स्टेट्स में तो लोग रहते ही नहीं हैं। फिर मनी बिल के मैटर्स पर कई बार ये देखा गया कि राज्यसभा अपने अमेंडमेंट्स के नाम पर उनको रोकने की कोशिश करती है। एक और महत्वपूर्ण बात, एंटी डिफेक्शन इन पर लागू नहीं होता। यानी कि बनाया तो इसलिए गया कि आप पार्टी लाइंस पर ना सोच करके देश हित में सोचें, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ इनकी वोटिंग को, इंडिपेंडेंट वोटिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है और जो रिवीजन का प्रोसेस है उसको अंडरमाइन करता है। चलिए, तो एंटी डिफेक्शन लागू होना चाहिए राज्यसभा पर, नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में एक डिबेट हो सकती है। लेकिन अभी के लिए अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ के पैरामीटर्स पर वोटिंग कर रहे हैं तो उससे होगा क्या? आप अपना वोट दिखा करके डालेंगे, और जब आपने अपना वोट दिखाई दिया तो इसका मतलब आप तो पार्टी एम्बिट में आ गए। आप तो एक पार्टी का सोच रहे हैं, देश का तो सोच ही नहीं रहे हैं। ये एक सवाल हो गया। फिर इसके लिए 3 महत्वपूर्ण कमीशन बने। पहला बना रणजीत सिंह सरकारिया कमीशन 1987 में, जिसने कहा कि इसकी जो फंक्शनिंग है उसको एनहांस करना चाहिए। फिर एनसीआरडब्ल्यूसी यानी कि नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका नाम था, 2002 में, इसने कहा कि डोमिसाइल का रूल रखना चाहिए, जिस पर बाद में केस किया कुलदीप नैयर जी ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों रखना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। पुंछी कमीशन आप जानते हैं 2010 में बना, उसने कहा कि राज्यसभा की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और इस हाउस को और बेटर बनाने के लिए आपको जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जैसे अभी एमएलएज वोट करते हैं, वैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग भी करवाई जानी चाहिए, ताकि राज्यों का और ज्यादा विमर्श खुल करके सामने आ सके। ये कुछ सुझाव थे जो दिए गए इसकी फंक्शनिंग को लेकर के। डिलिमिटेशन की बात कही गई, साथ ही मेंबरशिप रूल को लेकर के कहा गया कि 5 ईयर का जो रेजिडेंसी क्लॉज है वो दोबारा से डाल देना चाहिए। यानी कि आप पहले 5 साल उस राज्य में रहें, उसके बाद उस राज्यसभा से राज्यसभा में चुन करके आप जा सकते हैं। अगर नहीं आ पाएंगे, 5 साल नहीं रहेंगे, तो आपको राज्यसभा मेंबरशिप उस स्टेट की नहीं मिलेगी। ये एक तरीका था जो सुझाया था और जो काम कर रहा था अभी तक। ठीक है, लेकिन 2002 में बाद में इसको हटा दिया गया। फाइनेंशियल पैरिटी बहुत ज़्यादा है, मनी बिल में और ज़्यादा पावर आप दे सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ को नो कॉन्फिडेंस मोशन तक रख सकते हैं। उसके अलावा फेडरल रोल जो है राज्यसभा का, सेंटर स्टेट रिलेशन बढ़ाने में, उसको और ज़्यादा मजबूत आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जब तक नहीं करेंगे और जो राज्यसभा की समस्याएं हैं अगर वो बनी रहेंगे, तब तक इस हाउस का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है ये समझना पड़ेगा। महत्वपूर्ण है क्योंकि चेक एंड बैलेंस रखता है लोकसभा पर। मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट आई और देश को एक तरफ उड़ा करके ले गई, तो उसके लिए राज्यों के जो हित हैं, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा जो है, वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाएगा। उसको बचाने के लिए राज्यसभा जरूरी है। लोकसभा की मेजॉरिटी को चेक में रखने के लिए राज्यसभा जरूरी है।
उसके अलावा जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, लोकसभा का तो हो ही चुका है, राज्यसभा के पॉलिटिसाइजेशन को कम करने की आवश्यकता है, उसका राजनीतिकरण कम हो, ये हमें काम करने की ज़रूरत है, ना कि उसको पूरी तरीके से अबॉलिश करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ मेंबर्स हो सकता है उस तरीके से रसूख हों, क्रिमिनल हों या पैसे वाले हों, लेकिन कुछ मेंबर नोटेबल मेंबर्स भी तो हैं, वो भी तो अपने ज्ञान से लगातार समृद्ध करते हैं देश को। और उसके अलावा जो करंट पोजीशन है राज्यसभा की, उसके लिए आप समझे कि 98 मेंबर्स आउट ऑफ 245 जो है वो रूलिंग पार्टी के पास है। तो एक ऐसी सरकार जो मेजॉरिटी में है, जो बहुत फेमस है, पॉपुलर है, लेकिन राज्यसभा से अपने बिल्स को पास करवाने के लिए उसको वहाँ पर रिवीजन करवाना पड़ता है, अलग अलग स्टेट्स को साथ लेकर के चलना पड़ता है। अगर राज्यसभा नहीं होता तो वो सारे बिल जो राज्यसभा ने अटकाए वो पास हो जाते और स्टेट्स के जो मैटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की आवश्यकता है, बस इतना आप समझें। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो राज्यसभा के साथ हो सकते हैं उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, एनसीआरडब्ल्यूसी की रिपोर्ट्स में जो सुझाव सुझाए गए हैं राज्यसभा की बेटर फंक्शनिंग को लेकर के, उन्हें हमें ठीक करना होगा, पॉलिटिसाइजेशन इसका रोकना होगा, रेजिडेंट का जो नॉर्म है वो हमें वापस से रीइंस्टेट करना होगा। ये कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं जो करके हम राज्यसभा की फंक्शनिंग को बेटर कर सकते हैं। अगर ये फंक्शनिंग बेटर कर सकते हैं तो राज्यसभा बहुत अच्छा सदन बन जाएगा, और अगर हम ये फंक्शनिंग नहीं कर सके तो वो समस्याएं जो राज्यसभा के साथ चल रही हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन ये कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ समस्याएं हैं, उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा सकते हैं। ये था हमारा डिस्कशन। आपको कैसा लगा, इसके लिए आपके कोई सुझाव हो वो कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। अपने किसी ऐसे साथी के साथ इसे ज़रूर साझा करें जो ऐसे विषयों में दिलचस्पी रखते हैं। आपसे नए इशू के साथ दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।